लाइव किया जी। अरे कोई बैठा लीजिए उसको। लाइव हो गया। कमेंट दो यहाँ। तो बताइए क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ाई लिखाई और हो रहा है कि ऐसे ही ये जिंदगी कट रहा है? ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन अपलोड होगा जब यहां पर ऑफलाइन टेस्ट हो जाएगा तब, समझे? ऑफलाइन जब टेस्ट हो जाएगा ना, तब जो है आपको ऑनलाइन क्वेश्चन अपलोड कर देंगे आंसर के साथ। आप लोग को लेट से क्वेश्चन जाएगा, ठीक है? जो ऑनलाइन एडमिशन लिए हैं वो अपना ऑनलाइन टेस्ट देंगे, जो ऑफलाइन एडमिशन लिए हैं ऑफलाइन टेस्ट देंगे। जो दोनों लिए हैं ऑफलाइन देंगे। जो दोनों लिए हैं जिसमें मन है उसमें जाकर के दीजिए आप टेस्ट। और तो कुछ यहां पर दिख नहीं रहा है। डेली क्लास कीजिए, सब चीज पता चलेगा, टाइम टेबल भी आपको पता रहेगा। डेली क्लास कीजिएगा तो, समझे? डेली क्लास नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है जीवन में, तो आपको भी बहुत दिक्कत होते रहेगा, समझे? तो इसलिए क्लास जो है आप डेली कीजिए। मैथ होगा, ठीक है? जब मैथ करवाएंगे तब कीजिएगा नहीं। अभी बोल रहे हैं कि मैथ कब से होगा। करवाएंगे, उचित समय आने पर सब चीज करवाएंगे। चलिए अब हटा दीजिए। बहुत लड़का लोग को तो कुछ पते ही नहीं रहता है। क्लासे नहीं करता है डेली तो क्या पता रहेगा? है क्या हुआ जी? है जॉन, जॉन पहले तुम कर क्या रहा था? अरे जॉन यार भागो न। देखिए जो लोग हैं डेली क्लास कीजिए, सब पता रहेगा क्या वजह से होता है, क्या वजह से नहीं होता है, कौन दिन क्या होता है। आप लोग डेली क्लास करते हैं? ऑफलाइन वाले लोग आपको सब चीज पता है ना? नहीं पता है तो नालायक हैं कि एकदम नालायक है, पूरा का पूरा नालायक है, समझे? डेली करते हैं क्लास? अरे उसको बोल लो, वैसे मुंह हिला रहा था। अरे वो बगल वाला, हाँ हाँ वही वही वही। कुछ नहीं पता आपको? क्या 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 चॉकलेट खा रहा था, मांग रहा था? क्या है सो आज कुछ है कि? चलिए शांत रहिए। अब आइए पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन न पढ़ रहे थे? आपको भेज देंगे हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन। गोलमेज सम्मेलन, अरे उसी का पार्ट है गोलमेज सम्मेलन जी। तो कल जितना पढ़ाए थे, एक दो प्रश्न
कल के पढ़ाए हुए चीजों से हम पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा, गांधी जी का जो दांडी मार्च था कितने दिनों तक चला था? 24 दिन। इसके बाद अगला प्रश्न यह है कि गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में किया? 1931 का कराची का वार्षिक अधिवेशन। इसके बाद जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, एक चरण में चला है या दो चरण? दो चरण में ना। अच्छा, बीच में कुछ समय के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया था, स्थगित हुआ था ना? तो किस समझौता के कारण स्थगित हुआ था? गांधी इरविन, और गांधी इरविन समझौता के तहत ही कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी न लिया था। कांग्रेस के तरफ से भाग कौन लिया था? महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, समझ गए। और इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा कि जो गांधी जी का दांडी मार्च था, गांधी जी के दांडी मार्च के तर्ज पर ही तमिलनाडु में वेदारण्यम मार्च कौन किए थे? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। और फिर केरल में कालीकट से पेन्नौर तक की यात्रा कौन किए थे? के कलप्पन, के कलप्पन। क्लियर है ये बात? चलिए अब आइए, और इसके बाद एक दो प्रश्न का और जवाब दे दीजिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्नीस सौ 1930 से 1934, 1930 से 1934। ऐसे तो हम लोग कल भी बताए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में और भी जो है थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो सकारात्मक पहलू हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला सकारात्मक पहलू यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला वर्ग की लोग बहुत बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित की थी, और बहुत ही भारी संख्या में, बहुत ही भारी मात्रा में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला पार्टिसिपेट करने का काम की थी। और आप सरोजिनी नायडू को देख लीजिए, गांधी जी की पत्नी को देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी को देख लीजिए। इसके बाद रानी गैडेनेल्यू को देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये सब महिलाएं पार्टिसिपेट करने का काम की थी, अर्थात भाग लेने का काम की थी। बहुत व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला पार्टिसिपेट की थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार पूरे भारतवर्ष के भीतर देखने को मिलता है, और पूरे भारतवर्ष
में से महिलाओं ने, पूरे भारतवर्ष में से महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित की और महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट करने को लेकर एक सेना का गठन किया था जिसे कहा जाता है मंजरी सेना। मंजरी सेना। और बच्चों ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और बच्चों ने एक सेना का गठन किया था जिसे कहा जाता है बानरी सेना। बानरी सेना। तो जो मंजरी सेना है और जो बानरी सेना है, मंजरी सेना और बानरी सेना दोनों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि मंजरी सेना और बानरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है, तो मंजरी सेना और बानरी सेना की हम लोग बात करें तो मंजरी सेना और बानरी सेना का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। मंजरी सेना महिलाओं से संबंधित और बानरी सेना बच्चों से संबंधित। बानरी सेना बच्चों से संबंधित। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता तो महात्मा गांधी थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खां और रानी गैडिनेल्यू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रानी गैडिनेल्यू और खान अब्दुल गफ्फार खां का एक विशेष योगदान रहा है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत की अगर आप बात करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इधर उत्तर पूरब की अगर आप बात करेंगे तो उत्तर पूरब में जो आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है, ये सब जो राज्य है भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य, विशेष तौर पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यही सब भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में आता है। फिर भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब इस वाले एरिया में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें इतिहास में सीमांत गांधी या अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी या बादशाह खां, खान अब्दुल गफ्फार खां को इन सभी नामों से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो जो आपको खान अब्दुल गफ्फार खां है, ये 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में खान अब्दुल गफ्फार खां ने एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया था और खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? आपको खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन।
खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। खुदाई खिदमतगार की अगर हम लोग बात करें तो खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। ईश्वर का सेवक। आज आप सही किए हैं, भले पीछे में बैठे हैं, वो भी पिलर के पीछे बैठे, एकदम नजरे नहीं आइएगा, एकदम खूब सोइए। कहिएगा तो हम तकियो मंगा देंगे, ऊपर में है हॉस्टल, लड़का सबके पास होगा तकिया, समझे। आज बढ़िया किया, और वहीं पे आप बैठिए हमेशा, और प्रयास कीजिए जो पिलर है नहीं, पिलर के जस्ट पीछे बैठने का। देखते हैं कोई भी बैठती है नजर आती है, एकदम नजर आती है, अपना खैनी लटा के खाए हो, कुछ हो करे, कोई दिक्कत है? खैनी उन्हीं नहीं खाते हैं जी आप। चलिए, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। ईश्वर का सेवक, ईश्वर का सेवक। और इस आंदोलन से जो जुड़े लोग थे, वे एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहना करते थे, कपड़ा पहना करते थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग जो एक विशेष प्रकार का ड्रेस पहना करता था, उस ड्रेस का रंग था लाल, लाल। तो इस आंदोलन से जुड़े लोग जो एक लाल रंग का कुर्ता पहना करता था, यही वजह है कि इस खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। और खुदाई खिदमतगार आंदोलन देश की आजादी के लिए ही भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 1929 में प्रारंभ हुआ। 1929 में प्रारंभ हुआ। लेकिन जब महात्मा गांधी वर्ष 1930 में, लेकिन जब महात्मा गांधी वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए, तो फिर खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, वे गांधी जी के साथ खड़े हो गए। वे गांधी जी के साथ खड़े हो गए। अर्थात खुदाई खिदमतगार आंदोलन जिसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी, वह आंदोलन 1930 ईस्वी आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट बन गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग बन गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग बन गया। और जब खान अब्दुल गफ्फार खान ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया, तो इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो गया और बहुत ही अधिक प्रभावी ढंग से इस क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगे। बहुत ही प्रभावी ढंग से सविनय अवज्ञा आंदोलन इस क्षेत्र में चलने लगे। और बहुत प्रभावशाली ढंग से जब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने लगे, तो ब्रिटिश प्रशासन ने इस क्षेत्र में आंदोलन को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट को भेजा। गढ़वाल रेजिमेंट के कुछ सैनिकों को भेजा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पहुंचे और गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने देखा कि जो आंदोलन के आंदोलनकारी है वह तो निहत्था है, उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को आदेश दिया था कि आप आंदोलनकारियों पर गोली चला दीजिए, आप आंदोलनकारियों पर गोली चला दीजिए ताकि आंदोलन दब जाए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, कहा नहीं, ये आंदोलनकारी तो निहत्थे हैं और निहत्थे आंदोलनकारी पर गोली चलाना जायज नहीं है। निहत्थे आंदोलनकारी पर गोली चलाना जायज नहीं है। परीक्षा का बड़ी अच्छा प्रश्न है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में भाग ले रहे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो आंसर हो जाएगा गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेजिमेंट।
बात समझे? क्लियर है ये बात? तो एक प्रकार से कहिए ये भी इस आंदोलन का एक सकारात्मक पहलू है। कैसे सकारात्मक पहलू है? इसे हम लोग इस रूप में सकारात्मक पहलू मान सकते हैं क्योंकि अब ब्रिटिश सेना के अधीन जो भारतीय सैनिक थे वे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करने लगे। कहीं ना कहीं एक देश के साथ इमोशन उसका धीरे धीरे जुड़ रहा था। इसी वजह से ना गढ़वाल रेजिमेंट में जो सिपाही थे वे मूल तौर पर भारतीय मूल के ही थे। वे मूल तौर पर भारतीय मूल के थे। तो गढ़वाल रेजिमेंट के भारतीय मूल के सिपाही जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह भी एक प्रकार का सकारात्मक पहलू है। और देखिए सामान्य तौर पर किसी भी आंदोलन में आप देखेंगे जो भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, मतलब जो सेवन सिस्टर वाला राज्य है, मतलब जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड वाला राज्य है, ये सब राज्य सामान्य तौर पर किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। आप बताइए असहयोग आंदोलन में ये लोग पार्टिसिपेट किए ना? कोई अता पता नहीं है। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य की आम आवाम भी गांधी जी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करने लगा। और उसमें भी देखिए भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से नागा महिला, मात्र 16 वर्ष की महिला थी, 16 वर्ष की महिला थी नागा महिला, जिसका नाम था गैडिनेल्यू। वो एक प्रकार से कहिए तो रानी गैडिनेल्यू, जिन्हें पहाड़ों की बेटी, पहाड़ों की रानी की भी संज्ञा दी गई है, और उन्हें पहाड़ों की बेटी और पहाड़ों की रानी कहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पुकारा है। रानी गैडिनेल्यू भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, जिस वजह से रानी गैडिनेल्यू को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। रानी गैडिनेल्यू को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। यही सब तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सकारात्मक पहलू है। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ना गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने समकक्ष का दर्जा दिया। इतना ही नहीं बल्कि गांधी जी अपनी मांग को मनवाने हेतु इस आंदोलन के दौरान ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर के हर संभव प्रयास किए। और जब गांधी जी के मांग को नहीं माना गया तो गांधी जी भी अपना तेवर दिखाए। अंग्रेजों को तेवर दिखाना, उस समय अंग्रेजों को तेवर दिखाना मतलब आज के समय मोदी जी को तेवर दिखाना। मोदी जी को तेवर दिखाइएगा, सुबह में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर जो है दस्तक दे देगा, दीजिए अब हिसाब। देखिए भारत में जानते हैं टैक्स का बड़ी गलत सिस्टम है। देखिए आप 2-4 लाख रुपया कमाते हैं तब तो कोई दिक्कत ना है, समझे। ज्यादा कमाते हैं तो बड़ी दिक्कत है, पैसा देने में बहुत दिक्कत लगता है, समझ गए। 100 रुपया में 30 रुपया सीधा लेता है सरकार। 100 रुपया में, अभी हम जो भी कमाते हैं 100 रुपया में सीधे 30 रुपया सरकार को देते हैं। 100 रुपया में सीधे 30 रुपया। बताइए मेहनत हम करें, सुबह 7 बजे हम उठ करके आए, रात में 11 बजे तक हम मेहनत करें और 100 रुपया हम कमा रहे हैं, 30 रुपया सरकार ले लेता है। ई टैक्स सिस्टम बहुत गड़बड़ है भारत का, समझ गए। टैक्स सिस्टम में सुधार करना चाहिए। 5-10% बहुत हो गया, समझ गए। 30% टैक्स लेता है, समझ है। अच्छा कमाइएगा ना, देना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा, समझे।
आए? सुविधा कौन चीज देता है? एगो बात बताइए, सुविधा कौन चीज दिया हमको सरकार? कोई सुविधा दिया है हमको? कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। बिना सुविधा का 30% टैक्स लेता है। भारत का टैक्स सिस्टम एकदम गड़बड़ है, समझ गए? ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, समझ गए? ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं, हम ही तो कह रहे हैं, समझ गए? तो ठीक है, खैर अब छोड़िए, जो है सो है। तो जो है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये सभी सकारात्मक पहलू हैं। तो आइए इतना बात याद करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे बताइए गुरुजी लोग, बताइए, मंजरी सेना बानरी सेना का संबंध कौन आंदोलन से? कौन आंदोलन से? इसके बाद आगे बताइएगा, रानी गैडेनेल्यू का संबंध कौन आंदोलन से रहा? पहाड़ों की बेटी किसे कहा जाए? सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्तरी पूर्वी भारत में नेतृत्व कौन की थी? रानी गैडेनेल्यू। खुदाई खिदमतगार आंदोलन कौन चलाया था? खान अब्दुल। खुदाई खिदमतगार आंदोलन कौन चलाया था? खान अब्दुल। अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको क्या कहते हैं, किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन के आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? आए? क्लियर है ये सब बात? इतना बात याद हो न गया है? अब देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 2 चरण में चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपको 2 चरण में चला था। इसका प्रथम चरण अगर देखा जाए तो इसका प्रथम चरण है मार्च 1930 से मार्च 1931। मार्च 1930 से मार्च 1931। इसके बाद इसके द्वितीय चरण की हम लोग बात करें तो इसका जो द्वितीय चरण है, इसका जो द्वितीय चरण है वह है आपको जनवरी 1932 से अप्रैल 1934। अप्रैल 1934। देखिए, प्रथम चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता के वजह से स्थगित हो गया। फिर से द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन जनवरी 1932 में शुरू हुआ। जनवरी 1932 में द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और हमने आपको बतलाया था, जैसे ही द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस के जितने भी प्रमुख नेता थे सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। सभी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। और द्वितीय चरण के क्रम में भी महात्मा गांधी को पूना के यरबदा जेल में ही गिरफ्तार कर बंद कर दिया गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में बंद थे। महात्मा गांधी पूना के यरबदा जेल में बंद थे। अब आप समझिएगा, द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा किया जिसे कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड। अब सवाल यह उठता है
कि सांप्रदायिक पंचायत क्या है, अंग्रेजी में कम्युनल अवार्ड क्या है, इसको हमें समझना है। देखिए हो क्या रहा था जानते हैं? हो ये रहा था कि हिंदू में एगो अगड़ा हिंदू माना जाता है, एगो पिछड़ा हिंदू माना जाता है। मतलब अगड़ी जाति के हिंदू, पिछड़ी जाति के हिंदू, या दलित हिंदू और अगड़ी जाति के हिंदू। तो जो अगड़ी जाति के हिंदू थे वे दलितों के साथ सही से व्यवहार नहीं करता था। दलितों के साथ सही व्यवहार अगड़ी जाति के हिंदू नहीं किया करते थे, अगड़ी जाति के हिंदू नहीं किया करते थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू थे लेकिन वे दलित जाति से आते थे। हिंदू थे लेकिन वे दलित जाति से आते थे, दलित जाति से आते थे। तो वे दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को काफी करीब से देखे थे। उनके साथ भी दलितों वाला भेदभाव हुआ था, उनके साथ भी दलितों वाला भेदभाव हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए। संभवतः दो भारतीय नेता है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। एक का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे का नाम था सर तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू। ये दो, मतलब सर तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये दो ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का काम किया। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लिए, उस समय भी डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड को कहा, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दीजिए। जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रेमजे मैकडोनाल्ड को कहा, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दीजिए। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट होकर के बार बार यह मांग कर रहे थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। और देखिए, इससे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिल चुका था और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। इसके बाद सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला था। तो सबसे पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिला। फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है और जिस प्रकार सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला है, उसी प्रकार दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। दलितों को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया,
दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया, मतलब हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया, हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया, और हिंदुओं से दलितों को अलग करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचन की घोषणा, पृथक निर्वाचन का अधिकार सांप्रदायिक पंचायत के जरिए दिया गया। मतलब दलितों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, अब दलितों के लिए अलग से चुनाव होते, उस चुनाव में दलितों के लिए एक तो सीट आरक्षित होता और दलितों के लिए अलग चुनाव होता, और उस चुनाव में उम्मीदवार भी दलित होता और मतदाता भी दलित होता, मतदाता भी दलित होता। मतलब जैसे अभी गया सुरक्षित सीट है, दलितों के लिए सुरक्षित सीट है, जमुई दलितों के लिए सुरक्षित सीट है। तो गया में जो चुनाव हो रहा है, आज जो गया में मतदान हो रहा है और जमुई में जो मतदान हो रहा है, सुरक्षित सीट है दोनों, तो क्या वहां पे सिर्फ दलित समुदाय के लोग ही मतदान कर रहे हैं? नहीं, सब समुदाय के लोग मतदान कर रहे हैं। यह तो वर्तमान की व्यवस्था है, लेकिन सांप्रदायिक पंचायत के जरिए यह व्यवस्था किया गया था कि उम्मीदवार भी दलित होगा और मतदाता भी दलित होगा। यही तो पृथक निर्वाचन है। मतलब इससे फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों की नीतियां क्या थी? फूट डालो राज करो। मतलब हिंदुओं में भी फूट डालने का काम अंग्रेज कर रहा था, हिंदुओं में भी फूट डालने का काम अंग्रेज सांप्रदायिक पंचायत के जरिए कर रहा था। जैसे 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर के भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच एक गहरा खाई पैदा कर दिया, उसी प्रकार से इस सांप्रदायिक पंचायत के जरिए अगड़ी जाति के हिंदू और दलित हिंदू के बीच एक गहरी खाई पैदा करना चाहता था अंग्रेज, एक गहरी खाई पैदा करना चाहता था अंग्रेज। सांप्रदायिक पंचायत के जरिए जो अंग्रेज हिंदुओं में एक भेदभाव करना चाहता था, अगड़ी जाति के हिंदू दलित हिंदू में जो एक गहरी खाई पैदा करना चाहता था, इस बात को कोई कांग्रेसी नेता नहीं समझा सिवाय महात्मा गांधी के। इस बात को महात्मा गांधी समझ गए। जब सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और दलितों को हिंदुओं से अलग करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, गांधी जी समझ गए कि अब अंग्रेज हिंदुओं में भी फूट डाल रहा है। और जैसे ही गांधी जी समझ गए, उस समय गांधी जी थे पूना के यरबदा जेल में, पूना के यरबदा जेल में। गांधी जी जैसे चीजों को समझे, वैसे ही गांधी जी पूना के यरबदा जेल में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। और गांधी जी पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन पर 20 सितंबर 1932 को बैठे, 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे। और जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे तो गांधी जी घोषणा किए, जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे तो गांधी जी घोषणा किए कि जब तक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा वापस नहीं होती है तब तक हम आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, भले इस प्रयास में हमारी जान चली जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। घोषणा कर दिए बाबा। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ करके कि जब तक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा वापस नहीं होती है, हम तब तक आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे हम मर जाएंगे, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। गांधी जी के इस त्याग को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह गांधी जी का सर्वोत्तम बलिदान है।
जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे तो उस बात की चर्चा, उस बात की सराहना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सराहना करते हुए यह कहा कि देश की एकता और सामाजिक अखंडता को बनाए रखने के लिए यह गांधी जी का सर्वोत्तम बलिदान है। सब कांग्रेसी को पता था कि बाबा आप बोल दिए हैं तो ऐसे मानने वाले हैं नहीं बाबा। इसके बाद सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में जुट गए। लड़की छम्मक छल्लो, बढ़िया से बैठिए, बैग पर से हाथ हटाइए, एकदम अच्छा विद्यार्थी जैसे बैठिए। हाँ, जिस मुद्रा में अभी बैठे हैं उसी मुद्रा में बैठना है। पानी लाए हैं, पी लीजिए। छम्मक छल्लो सो रही थी, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे हम। झूठ कितना बोलती है। जानते हैं एक सर्वे आया है, सही बता रहे हैं हम आपको, लड़का की तुलना में लड़की ज्यादा झूठ बोलती है। सच्चे ही लोग बहुत कम बोलती है। अभी सो रही थी, बोल रही थी ना, लगता है हमारा हमको आंख में मोतियाबिंद हो गया। अभी आंख से अंधा थोड़े हो गए हैं अभी आंख से अंधा नहीं हुए हम। यानी यहीं पे आपको कल्याण होता है। तोरी, अब आपको क्या हो गया दीदी जी? आप भी यहीं आइएगा, आ जाइए। हे भगवान, गरिया रही है। ये सब का तो अलगे नखरा है हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। लड़का से ज्यादा तो लड़की झगड़ालू होती है। आए? आप तो एक नंबर की झगड़ालू है, आपका मुंह बता रहा है। चलिए आइए अब। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। अब कांग्रेस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में जुट गए। क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में जुट गए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने में कांग्रेस के लोग इसलिए जुट गए क्योंकि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर ही रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव पर ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हुए दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो इसी वजह से कांग्रेस के लोग गांधी जी का आमरण अनशन तुड़वाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से वार्ता करने लगे। मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मनाने लगे। और फिर मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से ही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना के यरबदा जेल में एक समझौता हुआ, जिस समझौता को इतिहास में कहा जाता है पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। कुछ स्रोत लिखता है पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ है और कुछ स्रोत लिखता है 24 सितंबर 1932 को हुआ है। हमारे ख्याल से ज्यादा ऑथेंटिक है 24 सितंबर 1932। 14 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ और इस पूना समझौता के तहत महात्मा गांधी ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आप ऐसा कीजिए, ये जो दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है ना सांप्रदायिक पंचायत के जरिए, उसको आप वापस ले लीजिए। तो अंबेडकर साहब कहे ठीक है हम वापस ले लेते हैं। तो अब दलितों को आप दे क्या रहे हैं ये बताइए।
तो उस पर गांधी जी का जवाब ये आया कि सभी राज्यों के प्रांतीय विधानमंडल में जितने सीट वर्तमान में दलितों को है उस सीट को हम दोगुना कर देते हैं, और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% आरक्षण दे देते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को 18% आरक्षण दे देते हैं। यानी केंद्रीय विधानमंडल में अगर 100 सीट है तो दलितों के लिए 18 सीट एकदम सुरक्षित होगा। मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर, केंद्रीय विधानमंडल में अगर 100 सीट है तो 18 सीट दलितों के लिए सुरक्षित रहेगा, और सभी राज्यों में प्रांतीय विधानमंडलों में जितना सीट वर्तमान में दलितों को है उसका दोगुना सीट कर देते हैं। ठीक ही था। तो डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि अगर प्रतिनिधि सभा में, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में दलितों का प्रतिनिधित्व होगा तो दलितों का आवाज देश के सबसे बड़े पंचायत में उठाया जाएगा और फिर दलितों को उसका हक और अधिकार मिल जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा हां ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस चीज को स्वीकार लिए, और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन को वापस लेने की घोषणा कर दिए कि ठीक है, दलितों को पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसके लिए सीट आरक्षित होगा, उसे आरक्षण दिया जाएगा, उसे आरक्षण दिया जाएगा। और सुनिए गुरुजी लोग, आप भारत के संविधान को देखिए, भारत के मूल संविधान में दलितों को आरक्षण मिला है। भारत के मूल संविधान में, जो संविधान 1950 में लागू हुआ था, उस मूल संविधान में दलितों को आरक्षण मिला है। और दलितों को अगर आरक्षण मिला है तो उसका कारण यही पूना समझौता है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और यही पूना समझौता है जिस वजह से दलितों को मूल संविधान में आरक्षण दिया गया है। मूल संविधान में आरक्षण दिया गया है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इस सबको आरक्षण तो संविधान संशोधन के जरिए दिया गया है। संविधान में संशोधन करके ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला है। मूल संविधान में तो सिर्फ एससी और एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण था, सिर्फ दलित समुदाय के लोगों को आरक्षण था। तो दलितों को आरक्षण दिलाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। समझ गए? ये बात है। अब देखिएगा आप, इस प्रकार पुनः समझौता हुआ, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा वापस हुई, और इस पुनः समझौता पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हस्ताक्षर किए, और महात्मा गांधी के तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए थे। महात्मा गांधी के तरफ से मदन मोहन मालवीय हस्ताक्षर किए थे पुनः समझौता पर। और फिर पुनः समझौता के बाद गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ दिए। गांधी जी अपना आमरण अनशन तोड़ दिए, और इसके बाद गांधी जी को एहसास हुआ कि दलितों के लिए भी कुछ करना चाहिए, दलितों के लिए भी कुछ करना चाहिए। और गांधी जी में क्या था जानते हैं? जैसे हमारे मोदी जी में क्या है, देखिए ना, मोदी जी क्या कह रहे हैं। देखिए मोदी जी कितना शानदार एजेंडा सेट किया है, कितने दूरदर्शी हैं हमारे मोदी जी, थोड़ा सोच करके देखिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और उस आधार पे सोचिएगा कि मोदी जी कैसे अपना एजेंडा सेट करते हैं। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा है, और 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होगा, जिसमें पहला चरण का मतदान आज है, आज पहला चरण का मतदान है। मोदी जी संसद भवन में भाषण देते हुए लोकसभा में संभवतः बोले हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन 400 पार, अब की बार 400 पार। और यह भी बोले हैं कि भाजपा को 370 सीट आएगा और एनडीए गठबंधन को 400 प्लस सीट आएगा।
जबकि सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए जानते हैं? सरकार बनाने के लिए चाहिए मात्र 272, 272, मात्र 272। सत्ता में आने के लिए मोदी जी को चाहिए मात्र 272। लेकिन मोदी जी कह क्या रहे हैं? अब की बार 400 पार। तो देखिए कैसे एजेंडा सेट हो रहा है। मतलब लोग जो है मोदी जी के हार या भाजपा के हार के विषय में बात नहीं करे। देखिए कितना सकारात्मक विचार है ये। मोदी जी किस प्रकार से चीजों को सेट किए हैं। यानी लोग जो है भाजपा के हार के विषय में बात नहीं करे, बल्कि लोग इस विषय में बात करें कि 400 आएगा कि नहीं आएगा। ये सकारात्मक चीज है, समझे। लेकिन इस बार जो है होने वाला ना है, भले जो भी हो जाए, लेकिन 400 पार तो नहीं है जाएगा, ये तो फिक्स है। 370 कहां से आएगा? है? दाल भात चोखा है क्या? भले घींच तीर करके सरकार बना ले वो अलग बात है, लेकिन 400 पार का नारा पूरी तरीका से खोखला है। मतलब मोदी जी ये एजेंडा सेट किए हैं कि कोई भाजपा के हार के विषय में चर्चा ना करे, बल्कि ये चर्चा करे कि 400 आएगा या नहीं आएगा। समझ गए? कहां से आएगा 400? दाल भात चोखा है क्या? क्षेत्रीय पार्टी चरने गया, समझ गया, कांग्रेस चरने गया। भले सरकार बना ले वो अलग बात है, लेकिन 400 होने आने वाला न है। जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी तब लोकसभा चुनाव हुआ, उतना जबरदस्त समर्थन के बावजूद कांग्रेस को 384 सीट आया था। सबसे बड़ा वही है, 384 सीट संभवतः आया था। तो 400 पार मुश्किल है। भले घींच तीर करके सरकार बनाए या नहीं बनाए, ये सब तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये खोखला है। मतलब एक प्रकार से एजेंडा सेट किया, चलिए ठीक है। उसी प्रकार से हम आपको यह बात बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मोदी जी क्या चाहते, 400 अगर आ जाएगा तो मतलब सब जगह तो मोदी में हो गया। वैसे ही गांधी जी क्या चाहते थे? सबका नेता हम रहे, दलितों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का, सबका नेता हम ही रहे, दूसरा कोई नेता बनबे नहीं करे। तो जब पूना समझौता हुआ, गांधी जी को तो समझ में आ गया कि दलित का तो एगो नेता आ गया है जो दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो गांधी जी को लग गया कि अब दलितों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और पूना समझौता के बाद गांधी जी दलितों के लिए कुछ करने को तैयार हुए। सबसे पहले गांधी जी ने दलितों को नाम दिया हरिजन। सबसे पहले गांधी जी ने दलितों को नाम क्या दिया? हरिजन। हरि का मतलब क्या होता है जानते हैं? हरि का मतलब होता है ईश्वर। क्या होता है? ईश्वर। और जन का मतलब होता है लोग। यानी दलित को कहा कि आप तो ईश्वर के लोग हैं, आप तो ईश्वर के दूत हैं। और फिर गांधी जी दलितों को जागरूक करने के लिए एक पत्रिका निकाला, उसका भी नाम उन्होंने दिया हरिजन। हरिजन भी गांधी जी की पत्रिका है, हरिजन भी गांधी जी की पत्रिका है। तो पत्रिका निकाला, उसका भी नाम दिया हरिजन। और उस पत्रिका के माध्यम से गांधी जी दलितों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, दलितों को जागरूक करने का काम कर रहे थे। और फिर गांधी जी दलितों को उसका हक और अधिकार दिलाने हेतु एक संगठन की भी स्थापना किया, जिसे नाम दिया गया हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। और फिर गांधी जी ने देखा यूं तो दलितों के साथ अनेकों समस्याएं हैं,
लेकिन दो बड़ी समस्या है। एक समस्या है छुआछूत को लेकर, एक समस्या है मंदिर में प्रवेश को लेकर। मंदिर में प्रवेश को लेकर तो गांधी जी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु, गांधी जी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया। और मंदिर प्रवेश दिवस मनाते हुए गांधी जी यह संदेश दिए कि सभी दलितों को आज से मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता है। सभी दलितों को आज से मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन आज भी कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण की अगर आप बात करेंगे तो आज भी अगर कोई दलित मंदिर में चले जाता है, जैसे वो निकलता है वैसे मंदिर को धोया जाता है। एग्जाम्पल जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे। मतलब बताइए, आज भी लोगों को दलितों से इतना अधिक चिढ़ है, जबकि होना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़े है कि दलित का शरीर काटा जाएगा तो उसका खून जो है ब्लैक निकलेगा, और अगरा हिंदू को काटा जाएगा तो उसका लाल निकलेगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसा है जी? ऐसा तो नहीं है। और दलित हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ हो नहीं, सबसे बड़ा है मानवता। समझ गए? तो ये तो समाज के लोग, यहां पे रहने वाले लोग जो है दलित हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोजन पारसी कर दिया है। खैर ठीक है, जो है समझे। तो दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु महात्मा गांधी 8 जनवरी 1933 को मंदिर प्रवेश दिवस मनाया। और इस मंदिर प्रवेश दिवस के जरिए एक संदेश देने का काम किया पूरे देश में कि दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए। इसके बाद आपको गांधी जी एक यात्रा किया जिसे हरिजन यात्रा कहा जाता है। और गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम से 7 नवंबर 1933 को महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम से 7 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी हरिजन यात्रा प्रारंभ किया। और लगभग 9 महीना तक पूरा देश घूमते रहे। 9 महीना तक पूरे देश चक्कर लगा दिए। और इस हरिजन यात्रा के क्रम में गांधी जी दलितों से मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनकी समस्या को सुनते थे और उनका समाधान करने का प्रयास करते थे। और जब गांधी जी हरिजन यात्रा कर रहे थे, अगड़ी जाति के हिंदू क्या करता था जानते हैं? जैसे गांधी जी का स्टेज बना, गांधी जी स्टेज पे चढ़ के भाषण देंगे, जैसे अगड़ी जाति के हिंदू को पता चलता था वो स्टेज तोड़ देता था। गांधी जी के हरिजन यात्रा के दौरान दलित गांधी जी के समर्थन में बैनर पोस्टर लगाता था, अगड़ी जाति के हिंदू बैनर पोस्टर को फाड़ देता था। इस प्रकार का काम करता था। और गांधी जी को बनना था दलितों का नेता। राहुल गांधी क्यों भारत जोड़ो यात्रा किए? उसको पागल कुत्ता काटा था? देखिए, कोई कुछ हो के है, राहुल गांधी को बनना है प्रधानमंत्री, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा किया है। सच यही है, समझ गए? सच यही है। भले प्रधानमंत्री बनकर रोजगार दे दे वो अलग बात है, या ना दे वो भी अलग बात है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे मोदी जी कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे पर साल, कहां दिए? चुनाव में जो होता है ना वो जुमला ही होता है। बहुत कम नेता अपने चुनावी घोषणा को लागू करता है, समझे? बहुत कम नेता लागू करता है। तो खैर चुनना तो पड़ेगा, या तो भाजपा या कांग्रेस, दो में से तो एक कोई चुनना है। जिसको चुनना है आप अपना चुनिए ना, जिसको चुनना है आप अपना चुनिए। हमको काहे बता रहे हैं? हमको मत बताइए। तो समझिएगा, अब आप ऐसे मजबूत लोकतंत्र के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। और
अब विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये भी जरूरी है मजबूत लोकतंत्र के लिए, ठीक है। अब आप देखिए, हम आपको ये बात बतला रहे थे कि गांधी जी हरिजन यात्रा किए और दलितों को जो है उनका हक और अधिकार दिलवाने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया। और एक बात और आप जानिए, आपको द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। आप याद कीजिए, 2 गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हम कर चुके हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ और द्वितीय 7 सितंबर 1931 और फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें तो 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ और 24 दिसंबर 1932 तक चला। 24 दिसंबर 1932 तक चला, तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। और इस गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस भाग नहीं लिया। इस गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति 24 दिसंबर 1932 को हुए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के परिणाम स्वरूप, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के परिणाम स्वरूप एक श्वेत पत्र जारी हुआ। श्वेत पत्र जारी हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समाप्ति के पश्चात जो श्वेत पत्र जारी हुआ, उस श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने हेतु लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में, लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित हुआ और उस कमिटी के सिफारिश पर ही तीनों गोलमेज सम्मेलन को आधार बनाते हुए और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जो अधिनियम भारत के संविधान के निर्माण में, भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत के संविधान के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित हुआ। समझ गए? ये चीज है, ये सब बात जो है आपको याद रखना है। अब आइए, जहां तक हम आपको याद करवा दिए थे वहां से अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? आइए याद कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। है, बताइए, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई है? कब हुई है? 16 अगस्त 1900। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई है? 16 अगस्त 1900। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने किया? रेमजे मैक। अच्छा, इस सांप्रदायिक पंचायत के जरिए किसको पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? दलितों को ना। सांप्रदायिक पंचायत के जरिए किसको पृथक निर्वाचन का अधिकार? दलितों को ना। और इस सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ ही कौन आमरण अनशन पर बैठ गए? हाय, महात्मा गांधी 1932 में आमरण अनशन पर किसके खिलाफ बैठे थे? सांप्रदायिक पंचायत। और आमरण अनशन पर कब बैठे थे? और गांधी जी के इसी आमरण अनशन को समाप्त करवाने के लिए कौन समझौता? पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव। अच्छा, पूना समझौता में
महात्मा गांधी के तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था? पूना समझौता में महात्मा गांधी के तरफ से हस्ताक्षर कौन? मदन मोहन मालवीय। और पूना समझौता के तहत केंद्रीय विधानमंडल में दलितों को कितना प्रतिशत आरक्षण? 18%। कितना प्रतिशत आरक्षण? 18% ना। और गांधी जी में दलित प्रेम किस समझौता के बाद उमड़ कर सामने आया? पूना। गांधी जी ने दलितों को क्या कहकर पुकारा? हरिजन ना। गांधी जी ने दलितों को क्या कहकर पुकारा? हरिजन ना। और हरिजन नामक पत्रिका भी निकाले। किसकी पत्रिका है हरिजन? महात्मा। किसकी पत्रिका है हरिजन? महात्मा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी किए 1932 में। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक महात्मा। हरिजन सेवक संघ का संस्थापक महात्मा गांधी। मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाए? 8 जनवरी 1933। 8 जनवरी 1900। गांधी जी मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाए? मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाए? 8 जनवरी 1900। अच्छा, गांधी जी हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ किए? महाराष्ट्र के वर्धा से। महाराष्ट्र के। और सुनिए बात यह है, गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी मार्च को लेकर जब पहला कदम बाहर रखे थे तो क्या बोले थे? जब तक देश को आजाद नहीं करवा देंगे तब तक दोबारा साबरमती आश्रम में कदम नहीं रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से देश आजाद हुआ, तब तो अब गांधी जी कौन मुंह से साबरमती आश्रम जाते हैं? आज के नेता जैसे निर्लज पतित गांधी जी थोड़े थे, नहीं थे। आज का नेता तो इतना निर्लज पतित होता है, सुबह में कांग्रेस ज्वाइन किया और जैसे थोड़ा दबाव बना तुरंत पलटी मार के बीजेपी, शाम होते होते बीजेपी में, समझे? तो आज का नेता तो बड़ी निर्लज पतित है, समझे? तो अब गांधी जी तो दोबारा साबरमती आश्रम में जाने वाले थे नहीं, तो गांधी जी के लिए महाराष्ट्र में रहने हेतु वर्धा आश्रम जमनालाल बजाज ने बनाया था। गांधी जी के रहने हेतु महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम जमनालाल बजाज ने बनाया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया तो गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम में ही रहने लगे थे। महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम में ही रहने लगे थे और वर्धा आश्रम में रहते हुए ही महात्मा गांधी हरिजन यात्रा प्रारंभ किए थे 7 नवंबर 1933। 7 नवंबर 1933। तो गांधी जी हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ किए? महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम। गांधी जी हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ किए? महाराष्ट्र के वर्धा। कब? 7 नवंबर 1933। क्लियर है ये बात? और इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ हो? 17 नवंबर 1932 ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1900। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव।
क्लियर है ना ये बात? चलिए, इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप जो श्वेत पत्र जारी हुआ, उस श्वेत पत्र पर विचार विमर्श करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कमिटी गठित हुआ? लॉर्ड लिन। और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों के परिणाम स्वरूप ही कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन अधिनियम? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन। क्लियर है? यहां तक कुछ समझे? समझ गए ना? याद करवा ना दिए तो अब दीजिए तो है लड़की। गुरुजी लोग, इसके बाद है 1934 से 1940 की घटना। अभी तुरंत प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है जानते हैं? रिक्वेस्ट ये है याद तो करवाइए दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज, एक बार पूरा रीडिंग मारना दीजिए, बोल करके एक बार। और ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी रीडिंग मारिए, ठीक है? समझे बात को? हो यानी होगा क्या जानते हैं? पूरा जो है आपके दिमाग में सब चीज आ जाएगा। एक बार इसको रीडिंग मारिए, फिर 1934 से 1940 के बीच की घटना को जो है हम लोग पढ़ेंगे। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए तो। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जल्दी पढ़िए। है पीछे में जो लड़की है, पढ़ने बोले हैं, क्या कर रहे हैं आप तो बतिया रहे हैं, हंस रहे हैं।
पढ़ लिए? नहीं, पढ़िए जल्दी। नोट नहीं है जी आपके पास? है नोट नहीं है? का है? न्यू है? पढ़ लिए जी? पढ़ लिए ना? क्लियर है सब बात? आइए अब आगे आइए। तो अब जो हम लोगों का टॉपिक है वह है 1934 से 1940 के बीच की घटनाएं। इस अवधि के दौरान कांग्रेस के भीतर क्या हुआ, कांग्रेस के बाहर क्या हुआ, देश की राष्ट्रीय राजनीति में क्या हुआ, इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए 1930 के दशक में, 1930 के दशक में मतलब 1930 से 1940, 1930 के दशक में मतलब 1930 से 1940, देखिए 1930 के दशक में कांग्रेस के ऊपर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव काफी बढ़ गया। 1930 के दशक में अर्थात 1930 से 1940, 1930 के दशक में मतलब 1930 से 1940, 1930 से 1940 1930 के दशक में कांग्रेस पर
समाजवादी विचारधारा का प्रभाव काफी बढ़ गया। यह बात किस आधार पर कह सकते हैं? इस बात को कहने के कई आधार हैं। जैसे कांग्रेस के एक प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्पष्ट तौर पर यह बात कहे कि मैं स्वभाव से समाजवादी हूं, मैं राजाओं में और राजतंत्र में विश्वास नहीं करता हूं, भारत की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। और इसके बाद जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, ये सभी भी समाजवादी नेता थे और हद तक समाजवाद की विचारधारा से सुभाष चंद्र बोस भी प्रभावित थे। भगत सिंह तो समाजवाद से प्रभावित थे ही। तो कांग्रेस के अनेकों नेता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। और समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होने का कारण यह था कि बेसिकली उसमें हर स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, देखिए समाजवादी विचारधारा में क्या होता है? समाजवादी विचारधारा में यह होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर सभी लोगों के बीच एक समानता स्थापित करने का काम किया जाता है, समानता स्थापित करने का काम किया जाता है। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। कांग्रेस के नेता जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, इसी कारण वर्ष 1934 में कांग्रेस के भीतर ही अलग से एक पार्टी की स्थापना हुई जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहा गया, जिसे कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहा गया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना 1934 में हुई। इसकी स्थापना में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, इन समाजवादी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन समाजवादी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जब 1934 में हुई तो इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया। इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो इस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था आचार्य नरेंद्र देव, और इस पार्टी का प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और प्रथम महासचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। और बिहार के भीतर भी एक बात आप जानिए, अखिल भारतीय स्तर पर तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ ही, बिहार में भी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन भी वर्ष 1934 में ही हुआ। विशेष तौर पर बिहार में समाजवाद की विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ही 1934 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। और उसका प्रथम सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बुलाया गया था। अशोक राजपथ में जाइएगा तो अशोक राजपथ में जो है आपको कहां पे है, पीएमसीएच से थोड़ा आगे, पीएमसीएच का अब तो दिशा अजीब हो गया है, दशा अलग हो गया है,
लेकिन पहले अगर जाते तो पहला गेट, दूसरा गेट के जस्ट आगे, दूसरा गेट के जस्ट आगे जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल है, वहीं पर जो है प्रथम बैठक हुआ था, समझ गए। इसके बाद और भी चीजों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, लेकिन यहां पर एक दो बात जो है हम लोग याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? कब हुई है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम महासचिव, बिहार के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल। बिहार के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में कहां हुआ? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल। चलिए इससे आगे जो है आगे पढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताते हैं। देखिए अभी एक मैसेज आया है, ठीक ना है, समझे, गलत चीज है, गलत होता है, चाहे हम गलत करें या कोई भी गलत करे। जैसे सिगरेट पीना गलत है, तो ऐसा थोड़े कि हम टीचर हम सिगरेट पीएंगे तो गलत ना है, वो भी गलत है, समझिए। आप पीजिएगा वो भी गलत है, हम भी पिएंगे वो भी गलत है, गलत होता है। देखिए कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को जब स्वतंत्रता दिया जाता है तो वो स्वतंत्रता का फायदा उठाता है, आजादी का फायदा उठाता है, समझे, आजादी का फायदा उठाता है। अब पता नहीं कौन है नहीं है, हमको तो कुछ नहीं पता है, यहां पर तो हजारों विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन मैसेज ये है कि जो है कोई है लड़की, वो पढ़ने के बहाने जो है, पढ़ाई के बहाने जो है बात करता है दूसरे से, आप समझ ही गए होंगे। देखिए एक बात आप जानिए, लड़का का छोड़िए, लड़की के विषय में जहां तक हम समझते हैं, लड़की के लिए सबसे बड़ा चीज उसका होता है इज्जत, समझे। और आज के डेट में पता नहीं लोग कैसे सोचता है, ठीक है। बात है कि आप जहां रहते हैं, जिस लॉज में रहते हैं, जिस गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, वहां पर माहौल ही गड़बड़ है, सबसे बड़ा चीज यही है। दोष आपका नहीं है, दोष आपके उम्र का है, और दोष आपके आसपास के इन्वायरमेंट का है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी लड़की इस प्रकार का काम करती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कर रही है, इसमें बहुत सारी अच्छी लड़की भी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब लोग गलत है, नहीं, बहुत सारी अच्छी लड़की भी है। आप बताइए गार्जियन कितना भरोसा से आपको मोबाइल देता है पढ़ने के लिए। जहां तक ये मामला है, ये मामला हमको लगता है ऑनलाइन का है, ठीक है, ऑनलाइन का ये मामला है। मतलब ऑनलाइन जो है वो क्लास परचेज कर ली है, और क्लास करने के बहाने जो है बतियाते रहती है लड़का सबसे। मैसेज में यही बात था। तो उनके गार्जियन का उधर से, या जो भी उसका भाई संभवतः मैसेज किया है, उसके भाई का कहना है कि हमारी बहन का एडमिशन जो है आप कैंसिल कर दीजिए, हमको पैसा रिटर्न नहीं चाहिए, एडमिशन कैंसिल कर दीजिए, हमको उसको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने के बहाने जो है किसी से बात करती है, उससे मोबाइल ले लेना है, ऐसा गार्जियन का डिसीजन है। तो संभवतः ये ऑनलाइन का मामला है, हमको ऐसा लग रहा है। तो अगर आप सुन पा रहे हैं, अगर आप क्लास कर रहे हैं, पता नहीं आप तो नहीं ये कर रहे होंगे, या मे भी हो सकता है अगर आप कर रहे होंगे, तो गार्जियन के भरोसा और विश्वास का फायदा नहीं उठाइए। और एक बार गार्जियन का भरोसा और विश्वास टूट जाता है तो फिर जल्दी आता भी नहीं है, समझ गए। तो थोड़ा स्पेशली लड़की को बोलेंगे, देखिए लड़का, जानते हैं समाज में हम एक बात बताते हैं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को भागता है ना, तो लड़का के फैमिली को
उतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लड़का का माँ बाप जो है छाती तान के ही चलता है, लेकिन घर में अगर बेटी भाग जाती है ना, ताउम्र माँ बाप मुंह उठा करके नहीं चल सकता है। गलत में भी उसको अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। और स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, आपके लिए आपका मान सम्मान, आपका इज्जत सबसे बड़ा चीज है। आपका इज्जत ही सबसे बड़ा चीज है। लड़की के लिए हम आपको बता रहे, सबसे बड़ा चीज आपका इज्जत है। आपके जीवन में उससे बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपके इज्जत से बड़ा आपके जीवन में कुछ नहीं है, आप इस बात को जानिए। और गार्जियन जिस भरोसा और विश्वास के साथ आपको यहां पर भेजा है, उसका भरोसा और विश्वास मत तोड़िए, समझे। और एक बात आप जानिए कि आप ना देखते हैं कि आपको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक बात बताइए, ऊपर वाला का कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है और सबको एक ना एक दिन ऊपर जाना है, हिसाब सबका होगा, इस बात को भी आप जान लीजिए। और नर्क और स्वर्ग ऊपर में नहीं है, नर्क और स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है। आप देखते होंगे, आप इतिहास पढ़े हैं, स्वामी विवेकानंद टहलते फिरते स्वर्गवासी हो गए, बाल गंगाधर तिलक टहलते फिरते स्वर्गवासी हो गए, महात्मा गांधी की हत्या हो गई, टहलते फिरते स्वर्गवासी हो गए। अच्छे कर्म करने वाले लोग का मौत भी बहुत अच्छा से होता, उसको परेशानी नहीं होता। आप देखते होंगे, आप अपने समाज में जाकर देखिए, बहुत लोग को क्या होता है, एक उम्र आ जाने के बाद 72 को बीमारी हो जाता है, ना वो अपने से खा सकता है, ना टहल सकता है, उसका सब काम दूसरा करता है। आप समझ जाइए, समाज में उस प्रकार का लोग है ना, आप समझ जाइए महापापी होगा। अगर मान लिया जाए कल के डेट में हमारे साथ भी ऐसा होता है, मतलब हम भी महापापी होंगे, इसी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, समझ गए। अगर ऐसा होता है तो हम आपको बता रहे हैं। तो हिसाब तो हर किसी का होगा, और हम आप लोगों से, स्पेशली लड़की से, जानते हैं यहां पर मैक्सिमम पटना के मुसल्लफपुर हाट में मैक्सिमम मध्यम वर्गीय फैमिली की लड़की रहती है। उसका माँ बाप करोड़पति नहीं होता है, लाखेपति होता है, लाखपति होता है, करोड़पति नहीं होता। अगर करोड़पति माँ बाप का बच्चा होते आप, तो आपको पढ़ने के लिए यहां पे नहीं भेजा जाता, समझ गए। बड़ी गार्जियन अपना पेट काट करके जो है आपको पैसा भेजते हैं, और एक विश्वास है। मान लिया जाए कि हमारी ही बहन है, अगर हमको पता चल गया कि हमारी बहन चरित्रहीन है, तो हम उसको घर से बाहर निकलने देंगे? नहीं निकलने देंगे। अगर हमको लगेगा कि नहीं हमारी बहन बहुत अच्छी है, गलत नहीं कर सकती है, अपने इज्जत के साथ गलत नहीं कर सकती है, तो उसको हम 12 बजे रात में भी छोड़ देंगे, जाओ, क्योंकि हमको तुम पे विश्वास है कि तुम गलत नहीं करेगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। समाज में देखते होंगे बहुत लोग अपनी बेटी को नहीं भेजता है पटना, नहीं भेजता है बाहर, कि कहीं बहक न जाए, कहीं गलत ना हो जाए, इसी वजह से नहीं भेजती है। तो आप लोग अपने समाज में एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। और आप अपने इज्जत के साथ किसी को खेलने मत दीजिए। आपके इज्जत के साथ खेलने का अधिकार किसी को नहीं है, आप इस बात को समझिए। आपका सबसे बड़ा चीज आपका इज्जत है। और गार्जियन जो एक आशा और विश्वास के साथ आपको भेजा है, एक विश्वास पर ना आपको पटना छोड़ दिया है जी, एक विश्वास है आप पे, तब ना आपको पटना छोड़ दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो आपको थोड़े अकेले छोड़ता। तो उस विश्वास को मत तोड़िए, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। इस प्रकार का मैसेज आता है, बहुत दुख होता है, समझ, बहुत दुख होता है। और एक बात आप जान लीजिए, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, बड़ी स्वार्थी है दुनिया। आप जहां तक सोच नहीं सकते हैं वहां से बहुत आगे तक दुनिया स्वार्थी है। तो हम एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य में लगे रहिए। छिछोरापंती में कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। हम लोग जो है तनिक खुशी के लिए अपने गार्जियन के सब चीज को खत्म कर देते, अपने गार्जियन के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब चीज से खेल जाते हैं, सब चीज से खेल जाते हैं, जो कि एकदम गलत है, समझ गए। तो इस प्रकार का मैसेज ना आए और
हम तो यही बोलेंगे, हमको तो ये लड़की का एडमिशन मिलेगा तो हम तो कैंसिल कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित तौर पर कैंसिल कर देंगे। जब चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है तो क्यों उसको स्वतंत्रता नहीं दिया जाए, वही बेहतर है, समझे। तो यही है, और क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे। अब आगे आ जाइए, आगे पढ़ते हैं, समझ गए, आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। और सुनिए, और देखिए कुछ लोग मैसेज किए थे कि टाइम टेबल का पता नहीं चलता है, तो टाइम टेबल तो है 3 से 7 बजे तक है। 3 बजे के बदला क्लास 3:15 बजे शुरू होता है या 3:20 में शुरू होता है, यही होता है। 3:10 में बिट्टू सर शुरू करते हैं, हम 3:15 या 3:20 में शुरू करते हैं, और लगभग 3:15-20 से जो है 5:15 तक सामान्य तौर पर हम लेकर के चलते हैं। लेकिन मैसेज देख करके अब मूड खराब हो गया, 15 मिनट हम नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए। तो जो है आपको बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, जाना ना है, बैठे रहिए। तो ये चीज है, और अभी जो है बिट्टू सर का क्लास होगा, समझे। और इसके बाद जो है कल का जहां तक है, और प्रत्येक शनिवार का यही रहेगा। कल आपका 12:30 सॉरी 1:30 बजे से 1:30 से 2:30 बजे तक टेस्ट होगा। 1 घंटा का टाइम देंगे, 1:30 बजे टेस्ट शुरू हो जाएगा, और फिर आंसर भी चेक करवा देंगे। जो टॉपर होंगे उनको प्राइज उराइज सब चीज दे देंगे। 3 बजे तक टेस्ट खत्म कर देंगे। और ऑफलाइन तो 1:30 बजे क्वेश्चन मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों को 2:30 बजे क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्वेश्चन आंसर दोनों अपलोड कर देंगे। आप अपना बना करके चेक कर लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है, समझ गए। और कल के टेस्ट में क्वेश्चन जो है इतिहास में जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक, बायोलॉजी में जितना जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक, और डेली टेस्ट 1 मार्च से लेकर अभी तक जितना हुआ है वहां तक, बिहार करंट मिसलेनियस सारा चीज से क्वेश्चन रहेगा। सारा चीज का आप रिवीजन कर लीजिएगा, समझ गए। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, जो हुआ है वो हुआ है, वहां से क्वेश्चन रहेगा। और टेस्ट में शामिल होना एकदम जरूरी है। और टेस्ट में अगर आप शामिल नहीं होते हैं, टेस्ट में अगर आप शामिल नहीं होते हैं, लगातार 2-3 टेस्ट में शामिल नहीं होते, जैसे हॉस्टल में नियम बनाए हुए हैं, टेस्ट में अगर लगातार 60%, 5 टेस्ट में लगातार 60% से कम आता है तो उसको हॉस्टल से बाहर कर देते हैं, समझ गए। कोचिंग में भी हम इस नियम को लागू कर देंगे। लगातार 5 टेस्ट में अगर आप अब्सेंट रहे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, जाइए, समझ गए। देखिए, काम करना है तो समर्पित होकर के काम कीजिए, और नहीं करना है तो सीधा सा बात है, छोड़ दीजिए, समझ गए। तो ये चीज है, टेस्ट में सम्मिलित होना एकदम जरूरी है। टेस्ट में कोई भी बच्चा अब्सेंट नहीं रहेंगे। और एक बात और हम आपको बोलना चाहेंगे, पिछले बैच में भी हम ये बात समझाते थे सबको, और इस बैच में भी हम आपको समझा रहे हैं। 2 नाव की सवारी कभी भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। मतलब जैसे मान लिया जाए कि आप जैसे पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं, आप कहीं और भी पढ़ने लगे, कहीं और भी पढ़ने लगे, दूसरे जगह भी, फिर कहीं तीसरे जगह भी पढ़ने लगे। कोर्स लेना बहुत बड़ी बात न है, 1000-2000 में तो कोर्स मिलता है सब चीज का। तो 1000-2000 आपके लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम जहां तक समझते हैं। तो इसमें होगा क्या जानते हैं? होगा क्या, हम आपको बता रहे हैं। होगा ये कि आर्थिक रूप से तो आपका क्षति होगा ही। आप ना हमारा कोर्स पूरा कर पाइएगा, ना किसी और का कोर्स पूरा कर पाइएगा। आप रह जाइएगा बीच मझधार में, आप बीच मझधार में रह जाइएगा। तो इसलिए हम आपको यह भी नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ही जुड़कर पढ़िए, नहीं, आज तक कभी नहीं कहे हैं। आज तक कभी देखे हैं रोशन आनंद का कोई प्रचार, कोई ठेला, कोई यूट्यूब पे बेचाने से पहले वीडियो फलना चिलना ढेकना कभी देखे हैं? नहीं देखे। और कोई चकाचौंध देखे हैं कोचिंग में? कोई चकाचौंध नहीं, जो है वो है, समझ गए। तो हम आपको ये बात बता रहे हैं, अगर हमारे साथ करना है तो आप हमारे साथ ही पूरी तरीका से होकर कीजिए। किसी और के साथ करना है, उसी के साथ होकर के आप पूरी तरीका से कीजिए। हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो 2 नाव की सवारी किया और फाइनली रिजल्ट नील बटे सन्नाटा। पीटी में हुआ, मेंस में रिजल्ट नहीं हुआ, समझे। पीटी में रिजल्ट हुआ, मेंस में गिर गया। हम बहुत सारा लड़का लड़की का एग्जाम्पल दे सकते हैं,
समझ गए? हम भी सुबह से शाम तक मुसल्लपुर हाटी में रहते हैं, हमको पता है कौन क्या करता है। अगर आप हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, हमारे अलावा किसी और के पास भी पढ़ते हैं ना, हमको पता रहता है कि आप हमारे अलावा कहां और क्या कर रहे हैं। आप ही भ्रम में मत रहिएगा, हमको अपने विद्यार्थी के विषय में सब चीज पता रहता है, समझे? तो 2 नाव की सवारी कभी भी आपको आपके मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। ऐसे भी आप तो हमारे यहां कोर्स ले ही लिए हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़े है, हमको तो पैसा आप दे ही दिए हैं, जाइए ना आप दूसरे को दीजिए, हमको इससे कोई दिक्कत ना है। लेकिन फाइनली क्षति आपका होता है, आर्थिक तौर पर भी क्षति होता है। खैर 1000-2000 रुपया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है और भी बहुत चीज होता है। एक बात आप जानिए, आप जो ये समझते हैं कि सिर्फ टीचर के पास पढ़ लेने से रिजल्ट हो जाएगा, आप गलत हैं, आप सरासर गलत हैं, आप 100% गलत हैं। आप टीचर के पास अगर 4 घंटा पढ़ते हैं ना, 8 घंटा आपको कम से कम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। तो सिर्फ टीचर के पास पढ़ लेने मात्र से रिजल्ट नहीं होता है, और सिर्फ किसी एक बुक को पढ़ लेने मात्र से रिजल्ट भी, उससे भी रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट के लिए बहुत तरीका से काम करना पड़ता है। तो एक नाव की सवारी कीजिए और पूरी तरीका से समर्पित होकर के काम कीजिए, अपना सब चीज झोंक दीजिए, अपना सब चीज झोंक दीजिए और समर्पित होकर के आप तैयारी कीजिए। हम यही कहेंगे, जो भी दिशा निर्देश आपको दिया जाता है उसका आप पालन कीजिए, तभी जाकर के कुछ होने जा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होने जा रहा है। और अगर आप 4 घंटा यहां पर क्लास कर रहे हैं, आप 8 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। अब सेल्फ स्टडी में क्या पढ़ेंगे? तो सेल्फ स्टडी में जो पढ़ाए हैं उसका बार बार रिवीजन करना है, और इस माह के लास्ट होते होते क्वेश्चन बैंक हम आपको देने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक को आधार बना करके एकदम रट जाना है, परीक्षा से पहले प्रयास करना है, क्वेश्चन बैंक को 5 बार कर जाना है, समझ गए? इस माह के लास्ट जाते जाते हम क्वेश्चन बैंक आपको दे देंगे, दे देंगे क्वेश्चन बैंक इस माह के लास्ट जाते जाते, समझ गए? तो यही बोलेंगे, सेल्फ स्टडी जरूरी है, ये सब बात आप समझिए। इससे आगे मिलते हैं कल 1:30 बजे टेस्ट में, और फिर क्लास में तो मिलवे करेंगे। तो सब बात बताइए दिए हैं। इसके बाद हमारा क्लास है, अभी बायोलॉजी का क्लास है, आप आराम से क्लास कीजिए बिट्टू सर का। और पिछला 2 क्लास बिट्टू सर का जो है नहीं हुआ था, अब नहीं आए थे, हमको भी नहीं पता है, बात भी नहीं होता है बहुत ज्यादा, कारण पूछे। और आप लोग भी थोड़ा सा कहीं पर सीट पर एडजस्ट होने जाइएगा, ठीक है? इधर लड़की लोग बैठ सकती है जी, है इस बेंच पे तो बैठ सकती है ना इस पे। आइए तो, हीरोइन आइए, बैठाइए तो इस पे, सेकेंड नंबर पे, पहला पे भी बैठ सकती है। आइए दीदी जी, आइए बैठ जाइए, पहले पे बैठ जाइए, चलिए ना अंदर ही चले जाइए, आप सेकेंड वाले पे बैठ जाइए। चलिए मिलते हैं फिर। तैयारी कर रहे हैं ना टेस्ट का? धन्यवाद।